नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। सवाल अब ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का क्या होने जा रहा है? क्या वो जल्द जेल से बाहर आएँगे या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा? अभी के लिए अगर हम बात करें, आज जिस तरह से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले को लेकर, तथाकथित शराब घोटाला मामले में ढाई घंटे से ज़्यादा से जिरह बहस हुई इस पूरे मामले को लेकर और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यानी कि अब 29 जुलाई को आपको ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएँगे या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको ये पता है कि 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को और फिर उसके बाद लगातार हमने देखा कि चाहे वो सेशंस कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तमाम कोर्ट्स का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट से उनको ईडी के मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने पहले पूछताछ की इजाजत मांगी, लोअर कोर्ट से उन्हें इजाजत मिली और उसके बाद फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि ईडी के केस में उन्हें जमानत मिलने के बावजूद भी जेल में ही रहना पड़ा और अब इस पूरे मामले को लेकर आज अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में जिरह की। आज उन्होंने बहस की। कई महत्वपूर्ण बातें आज अभिषेक मनु सिंघवी ने की। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह की बात और संगीन बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया और उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हो रहा है कि उन्हें जमानत मिल जाती है, वो रिहा होते हैं और फिर उनको किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक के बाद एक केस जिस तरह से उनके ऊपर चल रहे हैं, वैसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। और आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी फिर सीबीआई के जरिए गिरफ्तार किया जाता है। ईडी केस में उन्हें जमानत मिल जाती है, सीबीआई के केस में उनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ता है। और लगातार जिस तरह की दलीलें पेश की गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े करती हैं कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अगर मैं आपसे आपसे कहूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर। आपको याद ही होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का वजन लगातार कम हो रहा है क्योंकि वो शुगर के पेशेंट हैं और उनको जिस तरह की डाइट वहां पर मिल रही है उससे उनका वजन लगातार कम हो रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। ये अभी नहीं, पहले भी हमने देखा था जब इलेक्शन के दौरान जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, उनको इलेक्शन के लिए जमानत मिली थी कुछ वक्त के लिए, तब भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल का वजन जो है वो घटा हुआ था और अब फिर से इसी तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से कही गई हैं। आतिशी ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन घट रहा है, ये एक तरह से उन्होंने संगीन आरोप जो है वो सरकार के ऊपर भी लगाए। लेकिन आज सिंगल बेंच के जरिए इस पूरे मामले को सुना गया। जस्टिस नीना बंसल जो हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को सुना है और इस पूरे मामले पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 2.5 घंटे की इस पूरी सुनवाई में कि जिस बिना पर ईडी के पूरे मामले में जो उनको जमानत मिली थी, उसको भी कहीं ना कहीं जहन में रखा जाएगा, ये बात कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और सवाल ये उठता है कि जब आगे आने वाले वक्त में यानी कि 29 जुलाई को जब इस पूरे मामले पर फैसला आता है, तो क्या वो अरविंद केजरीवाल की जो किस्मत है उसका फैसला किस तरह से होता है। क्योंकि लगातार आप ये देखें कि जो दिल्ली के लोग हैं वो भी इस पर टकटकी लगाकर निगाह बनाए हुए हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। और इस पर हम बात करेंगे, आज जो कुछ हुआ है केस में इसको लेकर बात करेंगे। इससे पहले जो कुछ हुआ है उसको लेकर भी हम आपको तमाम चीजें बताएंगे और ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि देखिए आप किस तरह से, एक तरफ आप हेमंत सोरेन को देखें जिनको जमानत मिली एक लंबे अरसे के बाद और झारखंड में अब चुनाव हैं आने वाले वक्त में, तो ये कह सकते हैं एक साय ऑफ रिलीफ है। लेकिन क्या वही आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलती है? क्योंकि ईडी के केस में उनको राहत मिल गई लेकिन सीबीआई ने
उन्हें अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वो किए हुए हैं और उस पर ही सुनवाई हो रही है और ये कहा गया है कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो अवैध है। तो अगर गिरफ्तारी ही अवैध हो जाती है, अगर ये मान लिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध थी, तो जाहिर सी बात है फिर जमानत पर आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी अवैध है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनको इस का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हेमंत अत्री जी हैं मेरे साथ। लगातार इन तमाम मसलों पर उनकी गहरी पकड़ है और इस पर निगाह रहती है। अब से कुछ ही देर में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरा सवाल आपसे ये है, जिसकी शायद उम्मीद थी जब मेरी आपसे बात हो रही थी और आपने भी कहा कि फैसला सुरक्षित ही रखा जाएगा, आज किसी फैसले की उम्मीद नहीं है। 29 तारीख को अब फैसला सुनाया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, आज जिस तरह की जिरह बहस हुई है उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत की हम उम्मीद देखें? क्योंकि ईडी के बाद सीबीआई और जिस तरह की दलीलें पेश की जा रही हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने पाकिस्तान से लेकर ये भी कहा का जिक्र किया और ये भी कहा उन्होंने कि भाई वो चुने हुए मुख्यमंत्री कोई आतंकवादी नहीं है, कि आप वो कॉपी तक उनको नहीं दी जा रही है ऑर्डर की। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए जी। मैं टीम से कहूंगी एक बार देखें। ठीक होगा जी, आवाज आ रही है क्या? जी 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 जी, अब आ रही है हाँ जी। हाँ, सॉरी। तो मैं क्या था पूछ रहा जी, जो आज 2.5 घंटे बहस हुई है, इस बहस के दो आयाम थे। पहला आयाम ये जो सारे अभी देखा आपने कि उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, इसके ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी ने उस पर आर्ग्यू किया। और अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने पीएमएलए केस जो ईडी का था उसमें भी उन्होंने यही किया था कि मेरे जो मुवक्किल हैं उनकी जो अरेस्ट है वो अवैध है। और उसी फेर में उन्होंने रेगुलर बेल नहीं अप्लाई की थी सुप्रीम कोर्ट तक में, और उसी का फायदा उनको मिला था। आपको ध्यान होगा, उनको इंटरिम बेल मिल गई थी केजरीवाल साहब को। तो यहां भी उन्होंने वही रणनीति अपनाई है कि उन्होंने पहले तो दो एप्लीकेशन मूव की। पहली एप्लीकेशन ये थी कि मेरे मुवक्किल की जो अरविंद केजरीवाल है उनकी अरेस्ट गलत है, पहला। और उस पर चूंकि आज आर्ग्यूमेंट हुआ 2.5 घंटे, तो अब दोनों पक्षों को सुनकर के कोर्ट ने कहा कि हम इस पर बाद में फैसला करेंगे, ऑर्डर रिजर्व कर लिया। और ये भी कहा जज ने कि मुझे ये फैसला लिखने में 7 से 10 दिन लगेंगे। और फिर ये साइमल्टेनियसली एक और कहा कि आपकी जो जमानत अर्जी है, जो रेगुलर बेल की अर्जी है, वो हम 29 तारीख को सुनेंगे। तो इसमें एक इंक्लिनेशन दिखती है। अगर कोर्ट को इस आज वाले केस में कोई मेरिट दिख रही होती, उनको कोई राहत मिलने के आसार होते, तो बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई की जरूरत ही नहीं थी। अगर अरेस्ट में आज रिलीफ मिलना था तो फिर ऑर्डर रिजर्व, तो स्वाभाविक ऑर्डर तो रिजर्व होगा, ये लिखने में समय लगता है। और या उनको इंटरिम बेल मिल सकती थी। इंटरिम बेल के लिए बड़ा प्रेस किया सिंघवी साहब ने, वो नहीं मिली। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो आपकी आज की याचिका थी कि गिरफ्तारी अवैध है, इसको हम फैसला करेंगे, साहब मुझे लिखने में 7 से 10 दिन लगेंगे, और रेगुलर बेल पे आपकी 29 को सुनवाई होगी। मीनिंग देयर बाई द सेम प्रोसेस। कि इंडिकेशन ये है कि आज वाली जो आर्गुमेंट है उसको कोई बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 29 को नए सिरे से रेगुलर बेल के ऊपर बहस होगी। फिर वही होगा कि एक दिन बहस चलेगी, 2 दिन चलेगी, कब तक चलेगी, फिर ऑर्डर रिजर्व होगा, और फिर वो फैसला जब भी आएगा। तो ये मान के चलिए कि आप जुलाई के फर्स्ट हाफ तक केजरीवाल का जेल से बाहर आना मौजूदा हालात में, जो मौजूदा इंडिकेशन है, उसमें मुश्किल दिखाई देता है मुझे। जी और अभी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह की आज जो पूरी जिरह बहस हुई है, जिस तरह की बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर कही हैं और उसके बाद जो सीबीआई के वकील की तरफ से जो कहा गया है, सवाल ये उठता है कि अगर इस पूरे मामले में सीबीआई को अगर पूछताछ करनी ही थी तो पहली बात ये, उसमें गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, ये कहा गया। दूसरी बात ये कि आखिर 2 साल के बाद क्यों ख्याल आया सीबीआई को, जब उनको ये लगने लगा कि अब ईडी से राहत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को, तो सीबीआई ने पूछताछ और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी कर ली। तो अगर सीबीआई को ये सब कुछ करना था तो वो तब भी कर सकते थे जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, और तभी उस मामले पर उनसे पूछताछ और ये तमाम चीजें हो सकती थी। इसमें क्या किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो आरोप लगाए जाते हैं, उसमें आप कितना दम देखते हैं इन तमाम चीजों को, इन टेक्निकलिटीज को देखते हुए?
देखिए बुशरा जी, बेसिकली तो ये सबजुडिस्ड मामला है, एक्टिवली सबजुडिस्ड है। ट्रायल कोर्ट में भी केस चल रहा है बेल के ऊपर, और अरेस्ट की वैधता के ऊपर भी लगातार बहस हो रही है। तो इस पे बियॉन्ड ए पॉइंट तो हम मेरिट्स पे टिप्पणी उस रूप में नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी कर सकती है क्योंकि उनके नेता हैं और उनको सारी चीजें अपनी देखनी है, पॉलिटिकल भी और अदरवाइज लीगल भी। लेकिन ब्रॉडली अगर आप इस बात को देखेंगे तो देखिए, केजरीवाल की जो अरेस्ट थी ईडी के केस में, वो 21 मार्च को हुई थी, और वो लंबे समय तक उसकी ईडी की हिरासत में भी थे। इन बिटवीन अगर कोई बात थी तो उनको शामिल तफ्तीश सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था भ्रष्टाचार का। चाहते तो उनको किसी भी स्टेज पर, क्योंकि वो कस्टडी में ऑलरेडी थे, तो चाहते तो वो उसको शामिल तफ्तीश कभी भी करके और सारी चीजें कर सकते थे। लेकिन बहुत सारी बातें अनकही हैं जो आपके सामने है, जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो पूरे देश के सामने है। और वो क्या है कि जब आपको बेल मिलती है, उसके बाद इमीडिएटली ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आता, उससे पहले हाई कोर्ट में उसको वो हो जाता है, हाई कोर्ट उसको सुन लेता है, बिना ऑर्डर के सुन लेता है और उस पर रोक लगा देता है। और उसके बाद एक नया केस दर्ज होता है और उसमें फिर वो उनको कस्टडी में लिया जाता है, पुलिस रिमांड में, और फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। इसकी मेरिट पे टिप्पणी किए बिना ये सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट कुछ कह रही है। और उसके वही जो चीजें हैं, वो जो आपने इशारा किया, वो पॉलिटिकल ओवरटोन्स निश्चित तौर पे है। ये काम आपने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के समय भी देखा था। 5 महीने तक एक मुख्यमंत्री जेल में रहता है और उसके बाद हाईकोर्ट कहता है कि साहब इनके खिलाफ तो उस तरह के सबूत नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग के उस तरीके के। तो जब एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की चीजों में, जिसके खिलाफ सबूत हाईकोर्ट मना कर रहा है, और उसको 5 महीने जेल में रखा जा सकता है, तो आप आम आदमी के बारे में सोच सकती हैं कि उसका क्या हश्र होता होगा। फॉरगेट अबाउट पीएमएलए, इन अदर केसेस ऑल्सो। तो ये सारी की सारी चीज इस देश की न्याय व्यवस्था पर, और एक जो फेमस फ्रेज है ना, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, वो कहीं ना कहीं इस केस में भी आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वो अपने आप में सजा हो जाती है। अब देखिए कि केजरीवाल की एक एज तो है ही पर्टिकुलर, एक पद पर भी काम करते थे। सिंघवी ने कहा कि वो कोई घोषित अपराधी नहीं है, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है। लेकिन उसके बावजूद भी ना उनको इंटरिम बेल मिली, और जो प्रक्रिया है कोर्ट की, वो अपने आप में लगातार लंबी खिंचती जा रही है। तो ये उसी दिशा में है लगभग 21 मार्च से लेकर के और अब तक। और बीच की जो एक ब्रैकेट थी, जो प्रचार के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने उनको इंटरिम बेल दे दी थी, उसके अलावा लगातार जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये उसी तरफ इशारा कर रही है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और इसके कारण आप भी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर अगले साल के शुरू में चुनाव है, फरवरी के आसपास, और उसको लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं मार्केट में इस तरह की चलती रहती है कि वहां क्या होगा दिल्ली में, दिल्ली की विधानसभा को ही खत्म कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, चुनाव जल्दी तो नहीं हो जाएंगे, ऑल दैट स्टफ। तो वो सारे पॉलिटिकल ओवरटोन्स कहीं ना कहीं इसमें हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजरीवाल ईडी के तमाम भरसक प्रयासों के बावजूद भी इंटरिम बेल तब उस समय जस्टिस खन्ना की बेंच से लेने में सफल हुए थे। और जब उसके बाद उन्होंने प्रचार किया, दिल्ली के अंदर उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, पंजाब के अंदर प्रचार किया, दिल्ली में अलायंस भी था उनका कांग्रेस पार्टी के साथ, उसके बावजूद 7 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। और आम आदमी पार्टी वहां पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही थी, वो किसी तरीके से 13 में से 3 सीटें ले पाए। आउट ऑफ 13 दे वर ओनली एबल टू गेट 3, मीनिंग देयर बाई कि उनको जो जेल जाने का जो लाभ था, वो डायरेक्टली पंजाब में तो बीजेपी को नहीं मिला, बीजेपी में पंजाब की कोई सीट नहीं आई, लेकिन कांग्रेस को वहां पर 7 सीटें मिल गई। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी पॉलिटिकल ओवरटोन्स 100% है। अब तो ये देखना है कि सीबीआई के मामले में, क्योंकि ईडी के मामले में जब आपको रेगुलर बेल मिल चुकी है और केस वही है, केवल धाराएं बदल गई हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार का केस है, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। अगर आप उस ईडी का केस देखें तो इस केस क्या था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जितने भी लोग, चाहे वो अपने मनीष सिसोदिया हैं चाहे केजरीवाल हैं, उनके घर से कोई पैसा बरामद हुआ है क्या, कोई ट्रेल मिली है क्या? तो जब मनी ही नहीं है तो उसकी लॉन्ड्रिंग कहां से होगी? इसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, और दैट इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। यही चीज अब सीबीआई के साथ आएगी कि आपने भ्रष्टाचार का केस तो ले लिया, दर्ज कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? केवल हियर से नहीं होता ना, कोर्ट को तो गवाह चाहिए, सबूत चाहिए, वो सारी चीजें हैं, उसमें लंबा समय लगेगा। लेकिन एक बात तो आप कह ही सकते हैं कि जितना लंबा ये प्रोसेस चल रहा है, ये अपने आप में उनके लिए एक पनिशमेंट है, इसमें तो कोई कहने में कोई गुरेज नहीं।
जी, बिल्कुल। और ज़ाहिर-सी बात है ये एक तरह का पनिशमेंट है, जो पूरा प्रोसेस है कि उनको अंतरिम ज़मानत भी नहीं मिलती है और बार-बार अभिषेक मनु सिंघवी के कहने के बावजूद भी उनको अंतरिम ज़मानत नहीं मिलती, बल्कि फ़ैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया जाता है और उसके बाद जो रेगुलर ज़मानत है उस पर एक तरह से सुनवाई शुरू होगी 29 तारीख से, 29 जुलाई से। और अब अभिषेक मनु सिंघवी ने कई और बातें कही। उन्होंने कहा यदि कोई वैधानिक निर्णय लेना है तो केजरीवाल का इससे क्या लेना-देना है? उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। मैं जोर देकर कहता हूं कि अंतरिम जमानत दी जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। उसके बाद ये कहा गया कि मामलों के तथ्य वही हैं। यदि आप तय करते हैं कि गिरफ्तारी अवैध है तो जमानत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी अगर वैध है तो जमानत का फैसला आपको करना होगा। यानी कि एक तरह से वो यहाँ पर कह सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बातों को एक तथ्यों के आधार पर ऑब्वियसली वो रखेंगे, लेकिन वो ये एक बेस वो बना रहे हैं कि अगर कोई वैधानिक निर्णय लेना है तो केजरीवाल का इससे क्या लेना देना है, उन्हें सलाखों के पीछे क्यों रखा जा रहा है। मैं जोर देना चाहता हूं कि आपको अंतरिम जमानत दी जाए। सवाल ये उठता है हेमंत अत्री जी कि अंतरिम जमानत भी उनको नहीं मिल रही है तक। पूरा उस तरह से आपने ईडी का जिक्र किया, कोई मनी ट्रेल सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक। जिन गवाहों को पेश किया गया वो पहले इसमें आरोपी थे इस मामले में, फिर आपको पता ही है किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड और वो पूरा मामला हमने देखा। अब सीबीआई उनको भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में देखें तो कोई ऐसा पुख्ता सबूत जिसको कहे कि हाँ ये वो सबूत है जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी चाहे ईडी या सीबीआई ने की हो, वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है कोर्ट में। क्या आपको लग रहा है कि ये राउंड एंड राउंड ये चलाया जा रहा है ताकि जिस राजनीतिक फायदे के लिए इसको किया जा रहा है उस तक तकरीबन पहुंचा जाए? इस पर चूंकि मामला मैंने पहले भी कहा कि एक्टिवली सबजुडिस्ड है और अदालत उनकी गिरफ्तारी पर ही बहस आज करके रहती है और उसके बाद उसको ऑर्डर को रिजर्व किया गया है। तो वैसी सूरत में इसके मेरिट्स पे कमेंट करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा एक जुडिशियल उसके जी, हिसाब से, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट काफी कुछ कहती है और वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है वो देखना अदालत का काम है। मैं और आप उस पर नाहक टिप्पणी करें उससे कोई बहुत लाभ नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो चीजें कोलेबरेट होती हैं वो कुछ कहती है। और जो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये कहा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं, इमरान खान का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। और वो इंडिकेशन क्या है? वो इंडिकेशन है फ्रस्ट्रेशन की, वो इंडिकेशन है प्रोसेस की कि किस तरीके के प्रोसेस लगातार लंबा होता जा रहा है और एक बीमार व्यक्ति जो सो कॉल्ड कथित रूप से डायबिटिक है और सारी चीजें हैं उसकी कहीं ना कहीं हरासमेंट हो रही है। लेकिन ये सारी चीजें देखना अदालत का काम है। वो इंटरिम बेल का उनका विशेषाधिकार है, वो दयाने दे। रेगुलर बेल पे फैसला करना उनका अधिकार है। वो इसको कब हियरिंग पे रखें ये भी उनका अधिकार है। और वो इस केस को किस रूप में लें, क्योंकि आप हाईकोर्ट में आए हैं, हाईकोर्ट का एक अपना लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस है। उन्होंने आज आर्ग्यूमेंट सुन लिया, इस पे फैसला करेंगे, उसके बाद 29 जुलाई को रेगुलर बेल पे फैसला करेंगे, फिर जो स्थितियां होंगी। और अब ये भी देखना होगा कि क्या केजरीवाल को इंटरिम बेल के लिए क्या जो अपने अभिषेक मनु सिंघवी है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि वो इस मामले में बड़े प्रॉम्प्ट है। उनका बेसिक पर्पज ये रहता है कि किस तरीके से उनके मुवक्किल को कोई रिलीफ मिल जाए और रिलीफ भी इफेक्टिव रिलीफ मिले। और जहां तक आपने बात कही लंबा समय तक जेल में रहने की, देखिए जो जुडिशियल कस्टडी है ना बुशरा जी, उसका जो संवैधानिक जो वो है मूल आधार है वो क्या है? उसमें दो चीजें रहती है। एक तो आपसे जांच एक्टिवली जारी है, उस दौरान आपको कस्टडी में लिया जाता है कि ताकि आपसे जो भी सबूत, जो भी आपकी गवाही, जो भी सारी चीजें व्यक्तिगत तौर पे आपसे बरामदगी वो सारी की जा सके। और दूसरा आप गवाहों को प्रभावित ना कर पाए, इसलिए जुडिशियल कस्टडी होती है। तो इस मामले में भी कस्टडी अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें अब ये अपने क्या नाम है अभिषेक मनु सिंघवी क्या रुख लेते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि यहां तो एक बात मान के चलिए अभी 12 दिन का तो कम से कम कोई राहत की उम्मीद नहीं है। पहले जी, आज ये फिनिश हुई है, 29 को रेगुलर बेल पे सुनवाई होगी, वो कंप्लीट होगी, आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, फिर ऑर्डर रिजर्व होगा, क्या परिस्थितियां होंगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक कोई यहां से तो रिलीफ मिलने की, कोई तात्कालिक इफेक्टिव रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। जी। और ये भी कहा गया है कि 5 बार मेरा ब्लड शुगर लेवल 50 से भी नीचे गया है, केजरीवाल ने कहा है।
और हमने देखा कि उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर की गई और सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के सबूतों से छेड़छाड़ का डर नहीं है, ना ही देश छोड़कर भागने की आशंका है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, हर किसी को बेल मिल रही है, लेकिन मुझे नहीं। हाल के समय में 5 बार मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो 50 के नीचे गया है। कृपया मुझे पूरी तस्वीर देखें और तब फैसला करें। यानी कि वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने हेल्थ को एक ग्राउंड बना रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई 50 से भी अगर नीचे चला गया है उनका ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट हैं, जिस तरह का खाना उनको वहां मिल रहा है ये भी कहा गया, वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और इसको लेकर बहुत संगीन आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। साजिश की बात भी उनकी तरफ से कही गई है और उसके बीच अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना कि भाई वो कोई सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका कोई डर नहीं है, देश छोड़कर वो नहीं भागेंगे, तो ऐसे में क्या उनको अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इन तमाम चीजों को, इस बेस को आप कैसे देखते हैं इस पूरे लीगल प्रोसेस में, और आगे इस पूरे लीगल प्रोसेस को कैसे आप बढ़ता हुआ देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हेल्थ भी एक ग्राउंड हो सकता है अगर किसी को आपको जमानत देनी है? ये निश्चित तौर पे हेल्थ एक बड़ा ग्राउंड होता है, लेकिन देखना फिर वही बात है कि क्या अब जो ये प्रोसेस यहाँ पर होगा, ये मान के चलिए कि यहाँ पर अगले 15 दिन तक कुछ नहीं होने वाला, जहां तक रिलीफ का सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि इस मामले में बहुत प्रोफेशनल है अभिषेक मनु सिंघवी। क्या वो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए हेल्थ ग्राउंड पे पेटिशन मूव करते हैं या नहीं करते हैं, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो वही उन्होंने ही तय करना है, उस पर मैं और आप तो कुछ भी चीज ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और उसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहता है, वो उसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स तलब करेंगे, उनके लिए सारी चीजें, उसमें फिर ये होगा कि आपने एप्लीकेशन मूव की, जेल अथॉरिटीज भी अपना जवाब देंगी, जांच एजेंसी भी अपना जवाब देगी। अगेन दैट इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत मिलने के चांसेस इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दे मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। वो फैसला अभिषेक मनु सिंघवी को करना है, उसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। जी, जाहिर सी बात है और बेहद महत्वपूर्ण है ये पूरा मामला। और आज जिस तरह से 2.5 घंटे तक पूरी ये सुनवाई हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है। उनकी सेहत का हवाला दिया गया, ये कहा गया कि लगातार उनकी सेहत जो है वो बिगड़ रही है, उनका ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है, वो नीचे जा रहा है। और इस मामले में मैं आपको ये बता दूं कि 21 मार्च को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, लेकिन उसके बीच सीबीआई ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया था। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल लगातार 21 मार्च से जेल में है। बीच में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें एक तरह से राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो जेल चले गए। अभी जो पूरा प्रोसेस है और ये जो लंबा प्रोसेस है, इसको लेकर कई तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। लगातार ये कहा जा रहा है, चाहे उनकी पत्नी हो, पहले आपने देखा होगा कि लगातार वो बार बार बाहर आकर अपनी बातों को रखती थी, और अब हम देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक उनके लिए, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो की जाती हैं, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरा मामला। क्योंकि चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, अभी तक कोई ट्रेल इस पूरे मामले में सिद्ध नहीं हुआ है, और भ्रष्टाचार की बात करें तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका अब तक कुछ सिद्ध नहीं हुई है। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने न सिर्फ ये कहा कि आतंकवादी नहीं है, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान का जिक्र किया कि ये पाकिस्तान नहीं है जो इमरान खान के साथ वहां पर हो रहा है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, तो वहां जो हो रहा है वो यहाँ पर नहीं किया जाए। ये तमाम चीजें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह की एक बहुत श्रूड, हम कह सकते हैं कि वकील माने जाते हैं, जिस तरह की उन्होंने लगातार इस पूरे मामले पर दलीलें पेश की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हेल्थ को ग्राउंड बनाया गया, अंतरिम जमानत को लेकर प्रेशराइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, सिंगल बेंच ने आज ये सुनवाई की थी कि उन्हें इस पूरे मामले को इस सुरक्षित उन्होंने रखा है फैसले को, और उन्हें वक्त चाहिए 7 से 10 दिन का। इसलिए 29 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। 29 जुलाई को ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या फिर वो जेल में रहेंगे। क्या ये पता चलेगा हेमंत अत्री जी, या फिर
दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि नियमित जो जमानत है उस पर सुनवाई उनकी शुरू होगी। इसके अलावा अगर अवैध करार दे दिया जाता है उनकी जमानत को, तो फिर तो नियमित जमानत की भी जरूरत नहीं है। थी अभिषेक मनु सिंघवी की, ये उन्होंने पिछली बार बहुत ही कामयाबी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को राहत दिलाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। उस टाइम उन्होंने क्या कहा था कि यही सब चीजें जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये इस तरह की इंटरिम बेल आपको देते हैं। इस बार भी उन्होंने की स्ट्रेटेजी यही थी अरविंद केजरीवाल को लेकर के सिंघवी साहब की, कि यहां पर जो है गिरफ्तारी को ही अवैध घोषित कराया जाए ताकि बेल में मूव ना करना पड़े। लेकिन चूंकि कोर्ट ने अभी उस पर ऑर्डर रिजर्व रख लिया, तो आज उन्होंने प्रेस किया कि जब तक फैसला है कम से कम आप तब तक इंटरिम बेल दे दीजिए। लेकिन कोर्ट ने वो इंक्लिनेशन नहीं दिखाई है, अनफॉर्चुनेटली, जो उनके लिए है। तो अब ये सारी स्थिति यही कि 29 जुलाई को जब कोर्ट ने ये कहा कि रेगुलर बेल पे हियरिंग 29 जुलाई को होगी, तो वो उसका एक इंडिकेशन है, मैं कह रहा हूं। और वो इंडिकेशन स्पष्ट है कि रेगुलर बेल पे सुनवाई करनी पड़ेगी, तो मतलब साफ है कि जो गिरफ्तारी अवैध करने का है वो उसमें बहुत ज्यादा सफलता मुझे कम से कम मिलती दिखाई नहीं देती। जो जज ने खुद कहा कि 7 से 10 दिन लगेंगे और 29 को हम रेगुलर बेल पे सुनवाई करेंगे। अब ये कोर्ट का विशेषाधिकार है कि पहली बात तो वो गिरफ्तारी को वैध या अवैध क्या करता है, और 29 तारीख को जब सुनवाई करेगा, अगेन सिंघवी साहब फिर वही प्रेस करेंगे कि साहब जब तक ये हियरिंग का प्रोसेस खत्म हो तब तक मेरे मुवक्किल को आप रिलीफ दे दीजिए, उनको इंटरिम बेल दे दीजिए। फिर वही विशेषाधिकार बेंच का है, वो देते हैं या नहीं देते हैं। और ये विशेषाधिकार भी सिंघवी साहब का है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए मूव करते हैं या नहीं करते हैं। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर, स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन सर्वेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश जी, स्वागत है आपका डीवी लाइव पर। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि आज जो सुनवाई हुई है, जो कोर्ट में पूरी जिरह बहस हुई है और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है लगातार कि अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब हो रही है, उनका ब्लड शुगर लेवल कई बार 50 से भी नीचे चला गया है, उनको जो खाना दिया जा रहा है उसको लेकर भी आपकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब बेस बनाया गया, उसके बावजूद भी राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को, आपको राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले को अब आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि अब 29 जुलाई को ये आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या फिर नहीं। अंतरिम उनकी जो पूरी गिरफ्तारी है वो अवैध है या वैध है, इस पर फैसला आना है। और उसके साथ साथ नियमित जो उनकी जमानत है उस पर भी सुनवाई होगी। कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को? आपका अगला स्टैंड क्या? बुस्रा जी, शुक्रिया आपको बुलाने के लिए। और पहली बात तो हमारे वरिष्ठ वकील सर जिस तरीके से हेमंत सर जिन बातों को रख रहे थे वो बहुत ही अच्छा एनालिसिस था। पहली बात तो मैं हेमंत सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके का अच्छा एनालिसिस रखा जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के बहुत ही विस्तृत और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस तरीके के एनालिसिस सुनने अब बंद हो गए। कुछ ही चैनल हैं जिन पे बड़े अच्छे से आते हैं। देखिए, अभी इस पे आधिकारिक रूप से एक उन्होंने इंटरिम फैसला रिजर्व किया हुआ भी आएगा, पार्टी का स्टैंड भी आएगा, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, आप आधिकारिक रूप से उन सब बयानों को सुनेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को आप शुरुआत से देखिए जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने के लिए, राजनीतिक नेताओं को तोड़ने के लिए। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हैं जो टिक कर लड़ रहे हैं, नहीं तो कितने ऐसे नेता हैं जिनके अपने काम धंधे थे, जिनकी अपनी कंपनियां थी, वो टूट के बीजेपी में शामिल हो गए। या कई ऐसे लोग थे जिन्होंने राजनीति ही छोड़ दी कि छोड़ो मैं घर बैठूंगा। वो तो शुक्र कहिए कि इस जो मतलब आप जरूर इस देश की जनता का धन्यवाद करिए कि जिन्होंने परिणाम देकर इनको आईना दिखा दिया, नहीं तो ये मदमस्त हाथी की तरह हो गए थे, नशे में चूर होकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो आज का देखिए जो परिणाम आएगा वो इस देश में इस तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, इसका एक ट्रांजिशन के दौर की लड़ाई है। जब हम 10 साल बाद याद करेंगे तो देखेंगे कैसे इन एजेंसियों, इन कानूनों का बृहद और बड़े स्तर पर, किस तरीके से बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा था। हेमंत सोरेन जी का फैसला सुन लीजिए आप। हेमंत सोरेन जी का जब आप फैसला पढ़ेंगे तो क्या मजाक लगेगा। एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद से उनको गिरफ्तार किया गया। सीधे तौर पे उसमें लिखा गया कोई ताल्लुक तक नहीं है इस केस का, केस बनता ही नहीं, इस तरीके की लाइनों का इस्तेमाल हो रहा, और आप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कर दे रहे हैं। वो आदमी इतने महीनों जेल में रहा। इस देश में लोकतंत्र में चुनाव कितना बड़ा पर्व होता है, चुनाव में वो शामिल नहीं हो पाए। इस लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं।
सांसद संजय सिंह जी का वो फैसला सुन लीजिए, जब जज ये कहते हैं कि हमने अगर इनके अरेस्ट चैलेंज की सुनवाई शुरू कर दी तो आपका पूरा केस गिर जाएगा। क्या हम अरेस्ट चैलेंज की सुनवाई शुरू करें? ईडी पीछे हट गई कि नहीं, हमें इनके बेल को हम अपोज नहीं करते हैं। उसने कहा ठीक है, बेल ग्रांटेड। क्या ये लोकतंत्र में इस तरीके के मजाक है? आम आदमी के साथ क्या हाल होता होगा? जो देश का व्यापारी वर्ग है, जो डर डर के जी रहा है, इस पूरे आपातकाल का जो इमरजेंसी का दौर लगा है उसमें डर डर के उसका क्या हालात होते होंगे। ये तो नेता हैं, ये नेता लोग लड़ भी लेते हैं। देखिए, सब जानते हैं कि नेता लोगों को पता है कि संघर्ष से जेल मुकदमे यही हमारी ताकत है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो इस देश में ईमानदारी से बिजनेस करना चाहता है, उसके क्या हालात होते होंगे। जब ईडी और सीबीआई के केसेस की बात हो रही है, जब विपक्ष पे मुकदमों दर्ज करने की बात आ रही है, तो 85 से 95% का आंकड़ा विपक्ष के ऊपर आया। पूरा देश ये देख रहा है कि ये सीधे तौर पे तानाशाही जो रवैया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उसका रिजल्ट है। इस केस में मेरा भी नाम शामिल है, तो मैं तो प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं कि किस तरीके से फर्जी आरोप लगा के इसमें आरोपी बनाए गए हैं। सरकारें गिरती थीं, लेकिन भाजपा जितनी सरकारें गिर सकती हैं, ये पहली बार देखने को मिला है। लोकतंत्र में कई बार ऐसे अपने विपक्षियों को तोड़ने की, दबाने की ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस बात करते थे, उनकी पार्टी जो बात करती थी, आज जो देखने को मिल रहा, ये शर्मसार कर रहा है। आगे 21वीं सदी का लोकतंत्र इस तरीके का नहीं होगा कि आप लोगों की आवाज को ऐसे दबाएंगे। आप चैनलों, एक पत्रकार को चैनल से हटाने के लिए आप पूरा चैनल खरीद लेंगे। एक नेता की आवाज को बंद करने के लिए आप उसको 6 महीने जेल में डाल देंगे। एक महुआ मोइत्रा की आवाज को दबाने के लिए आप संसद से बर्खास्त करवा देंगे फर्जी मामले में। लेकिन परिणाम क्या हुए? सरकार को अब समझ जाना चाहिए, परिणाम ये अपनी मुंह की खा चुके हैं। इन्होंने जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे ट्विटर के ही इंडिपेंडेंट वॉइसेस हो, सबके खिलाफ इन लोगों ने इस तरीके की दमनकारी नीतियों को अपनाया है। और इस लोकतंत्र में, और हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत लोकतंत्र में, ये कहीं से जायज नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एक बेहद ताकतवर नेता हैं, वो उनका मनोबल बहुत ही ऊंचा, और इस पार्टी को उन्होंने अब इसके मनोबल को उतना ही ऊंचा रखा हुआ है। अगर ये लोग जेल में उनके साथ साजिशें कर रहे हैं, अगर उनको अपनी इंसुलिन लगवाने के लिए 21 दिन तक विरोध करना पड़ता है, उसके बाद इंसुलिन मिलती है, तो आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति है। अगर उनको अपना चेकअप कराने के लिए जेल में एप्लीकेशन देना पड़ रहा है, एक मुख्यमंत्री के हालात ये हैं, तो क्या हालात होंगे आप सोच लीजिए। आप सोच लीजिए कि जो जेल में प्रताड़नाओं से जेल में लोगों को मार के भी सरकार अपनी राजनीति कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में ऐसी राजनीति हो सकती है, तो दिल्ली में ऐसी राजनीति की संभावनाएं बहुत है। लोग, ये अरविंद केजरीवाल इनके लिए खतरा है, आम आदमी पार्टी इनके लिए खतरा है, इसलिए ये अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से उनकी तबीयत खराब हो जाए। जेल अथॉरिटी ने खुद लिख के दिया, उन्होंने खुद बताया कि कैसे वो क्रिटिकल इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका वजन कम हो रहा है, उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। ऐसे हालातों में जब ईडी इस मामले में बेल दे चुकी है, ईडी की बेल मिलना मतलब समझिए कि एकदम पूरी तरीके से ये होता है कि ये साफ साबित हो जाए कि इनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है, या तो जज खुद संतुष्ट हो जाए कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसे आधार में उनको बेल मिल गई। अब आपने सीबीआई में एक फर्जी केस डाल के उनको आपने जेल में बंद कर लिया, उस मामले में भी देखिए जमानत मिल जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन क्या इस देश के नेताओं को, क्या अच्छे काम करने वाले, स्कूल और अस्पताल बनाने वाले नेताओं को जेल और मुकदमे में उलझा दिया जाए? क्या ये किसी भी ताकतवर और स्वस्थ लोकतंत्र, क्या एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद है? ये सोचने का विषय है। जी, तो सर्वेश, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को कमजोर करने, आपकी पार्टी को तोड़ने और विधानसभा चुनाव से पहले, हालांकि वो अगले साल होने हैं, उससे पहले ना बाहर आ पाए केजरीवाल, या पार्टी को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जाए कि अगर वो बाहर आते हैं तो पार्टी की स्थिति ये हो जाए कि आप जब चुनाव लड़े तो आपको वो कामयाबी ना मिले जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या उस सब के लिए ये किया जा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, आप लगातार ये सब कुछ कहते रहे हैं। बुशरा जी, निश्चित तौर पे आप बहुत सही कह रही हैं। इनको कोई कुछ नहीं लगता है कि 6 महीने में चुनाव है, कि 1 साल में चुनाव है। महाराष्ट्र में कोई 6 महीने में चुनाव नहीं था, लेकिन पूरी महाराष्ट्र में इन्होंने पूरी सरकारें गिरा दी, खरीद ली, पार्टियां तोड़ ली।
मतलब जिस तरीके की इन्होंने राजनीतिक हत्याएं करी हैं इस देश में याद रखा जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि वो मीडिया का दौर तो अभी से भी बदलने लगा है। अभी से जो लोग इनके गुणगान गाते थे, मालाएं जपते थे, वही इनको सच्चाइयां वही लोग दिखाने लगे हैं। उस दौर में याद किया जाएगा तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी इनके लिए खतरा है। ये चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव जो कि 3 बार से जीत नहीं पा रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, ऐतिहासिक हार रहे हैं, किसी तरीके से चाह रहे हैं कि इनको 2-4 सीटें और बढ़ जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जो जनता है वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं उनकी जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसकी चर्चा पूरे देश में है। तो ये अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर तोड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये साबित नहीं होगा। आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए किस तरीके से हमारे एक मंत्री राजकुमार आनंद को, जो कि 1 घंटे पहले ही आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे थे ट्विटर से लेके फेसबुक पे, 1 घंटे बाद वो जाते हैं और कहते हैं मुझे आम आदमी पार्टी से बहुत नाराजगी है, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं जो कि बी टीम की तरह आजकल इनके साथ हो चुकी है, काम कर रही है। उसके बाद से चुनाव प्रचार करते हैं, बहुत मैंने उनको लगाओ लाखों वोट लेकर आ जाएंगे, कुछ चंद हजार वोट आके घर बैठ गए। उसके बाद अब भाजपा ने कहा, उन्होंने भी कहा कि देखिए आपके लिए हमने इतना सब कुछ कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है अब आ जाओ हमारा पटका पहने। तो ये भारतीय जनता पार्टी विधायक मंत्री नेता सब खरीदने में इनके दलाल दिन रात काम कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र से, और इन्होंने एक बड़ा मीडिया खड़ा कर दिया और वो मीडिया ये बताने में लग गया कि जो राजनीतिक खरीद फरोख्त है या जो हॉर्स ट्रेडिंग है यही राजनीतिक सफलता है। अब तो उन चैनलों के सुर बदलने लगे हैं। और दूसरी बात, उनको दिख गया है कि अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पे डीवी लाइव और ऐसे डिजिटल चैनल भी पड़े हुए हैं जिन्होंने अल्टरनेटिव मीडिया के रूप में पूरे देश को दिखाया कि ये लोग भी खड़े हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की पार्टी है कि हॉर्स ट्रेडिंग और दलाली और इन जैसी चीजों को राजनीति में सफलता का पैमाना साबित करने लगी थी। और इन्होंने साबित कर दिया था कि हम पहले लोग तोड़ेंगे, उनको आपके खिलाफ प्रचार करवाएंगे, फिर शामिल कर लेंगे। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पे कहीं हरा नहीं पाते हैं। हमसे अच्छा ना इनका कोई काम है, हमसे ना अच्छा इनका कोई मैनिफेस्टो है, ना किए हुए हमारे कोई वादे हैं। तो ये सब तरफ से हार है। इनको लगता है कि ऐसा करो, इनके विधायकों को धमकाओ, इनके मंत्रियों को ईडी सीबीआई से डराओ, फिर इनकी पार्टियों को तोड़ो। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे। जो अरविंद केजरीवाल, लेकिन सर्वेश जी ये भी कह रही है, बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में है और उसकी वजह से पूरी दिल्ली इसका खामियाजा भुगत रही है। पानी की परेशानी हो रही है, सीवर की परेशानी हो रही है, जो काम उनके वक्त पर होने चाहिए वो नहीं हो रही हैं, फाइलें अटकी हुई हैं और अब एलजी साहब को भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। देखिए, एलजी इस देश की और इस दिल्ली की जिस आत्मा को मार रहे हैं, अब किसी भी व्यक्ति को जो इस देश में इस संघीय और लोकतांत्रिक ढांचे को मानता हो, इसकी खुलेआम तरीके पे विरोध करना चाहिए और इसको बताना भी चाहिए। चाहे हम आज सरकार में हो तो, चाहे नहीं हो तो, चाहे आगे भी तौर पे देश का जो संघीय ढांचा है, जो चुने हुए लोग, जो चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर राज करते हैं, जनता को सेवा करते हैं, अगर उन चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार किसी एक नियुक्त किए गए किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को आप दे देंगी तो वो अपने आका की गुलामी ही करेगा। दिल्ली का एलजी अपने आका की गुलामी कर रहा है और उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए कि इस लोकतंत्र को वो डेली मार रहा है। हर एक स्तर पे उसने दिल्ली की सरकार को तोड़ने का काम किया है। एक भी अधिकारी, मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली के हालात क्या हैं, कि स्वास्थ्य मंत्री जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जब स्वास्थ्य सचिव को मीटिंग में बुलाते हैं तो आता नहीं है, 4-4 दिन तक फोन का रिप्लाई नहीं करता है। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी और किसी फुल स्टेट में किसी हैसियत है किसी आईएएस अधिकारी की कि स्वास्थ्य मंत्री के बुलाने पे स्वास्थ्य सचिव मीटिंग में ना आ पाए? क्या स्वास्थ्य मंत्री को लिख के बताना पड़ता है कि 4 दिन से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में जब हालात फैली है, जब कोई बीमारी आ रही है तो गायब है। बाढ़, आप सीएस को मीटिंग में बुलाते हो, नहीं आते हैं। और ये सब किसके इशारे पे हो रहा है? एलजी के इशारे पे हो रहा है। और एलजी किसके नुमाइंदे हैं? वो आका बैठे हुए हैं, 2 लोग उनके नुमाइंदे हैं। तो इस दिल्ली के और इन सब परिस्थितियों में भी आम आदमी पार्टी कितनी काम कर रही है सोचिए। आज पूरे देश में अगर एक जगह ऐसी दिल्ली है जहां स्कूल वाले 10 रुपए अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं तो वो दिल्ली है। आप नोएडा में चले जाइए, स्कूल वाले 10 साल में 10 बार फीस बढ़ा चुके हैं, किसी की हैसियत नहीं है।
कोई डीएम और सीएम की वहां की कि उनको जाके बोल दे। लेकिन आज इस दिल्ली में किसी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल वाले की हिम्मत नहीं है, जो मनीष सिसोदिया ने जो काम और जो नियम करके गए, किसी की हिम्मत नहीं 10 रुपए फीस बढ़ा दें। बाकायदा नियम है, आप घाटा दिखाओगे और घाटा दिखेगा तो सरकार आपको बढ़ाने की परमिशन देगी। ये सरकार वो काम करती है, दिल्ली की सरकार वो काम करती है कि जो बिजली के दाम बढ़ने थे तो दिखाओ कि लॉस कहाँ है। अगर लॉस होगा तो बिजली के दाम बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आज इतने साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बिजली 200 यूनिट से लेके 400 यूनिट फ्री देने पे आ गए, लेकिन कोई घाटा नहीं हुआ, जबकि दिल्ली अपनी बिजली बनाती नहीं है। आप सरकारी अस्पतालों में जाके देख लीजिए, इन कामों से ये डर रहे हैं। और आज हालत क्या है, अब इनके काम क्या हो गए, इनके अधिकारियों को तोड़ो। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार समझिए सुप्रीम कोर्ट ने इस दिल्ली की सरकार को दिया, लेकिन कानून बनाकर इन्होंने पलटा। क्या ये इस देश का लोकतंत्र भूल पाएगा? क्या इन कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं है? और आज आप यही काम आपने जेएनके में किया। आप इस संविधान को नहीं मानते हो, संविधान से नहीं चलना चाहते हो, और इस देश में जो लोग संविधान को मानते हैं उन्होंने आपको करारा तमाचा मारा, लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं हो। तो ये देश की जनता आपको सिखाएगी और आपको संविधान से चलाएगी। आपको बताएगी कि आप नागपुर से नहीं चलेंगे, आप संविधान से चलेंगे, और ये सीखेंगे, आने वाले दिन इनको बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मेरे पास और एक आध और महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, लेकिन हेमंत जी, ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब तो हमने देखा है, और ये इलेक्शन के दौरान हमने देखा। और जिस तरह से सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को ही जेल भेजा जा रहा है, उनके ऊपर जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर सरकार को गिराने बनाने के लिए जो एजेंसीज का इस्तेमाल है, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां कहती रही हैं। लेकिन हमने ये देखा कि आजाद भारत में पहली बार हुआ कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरह के मामले में जेल भेजा जाता है। क्योंकि हेमंत सोरेन की बात करें, उन्होंने शायद, उनको पहले से ही जिस तरह का अंदाजा था, उनको पता था, और उन्होंने पूरे अपने लिए प्लानिंग की और उन्होंने इस्तीफा दिया, और फिर उसके बाद वो जेल गए, और फिर अब वो वापस आए और एक बार फिर से वो वहां के मुख्यमंत्री बन गया। उनका केस भी एक तरह का नजीर है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, वो जेल जाते हैं, और फिर जब वो उनका ऑर्डर आता है तो उसमें जिस तरह की बातें कोर्ट की तरफ से कही जाती है, वो साफ तौर पर दिखता है कि कैसे पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था। ऐसे मामले में जब एकदम खुली तरह से जब ये खेल हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए आप अगला ऑप्शन क्या देखते हैं, एक पत्रकार के तौर पे, एक विश्लेषक के तौर पर? सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि वो इतने जबरदस्त मैंडेट के साथ चुन करके आए हैं, लगातार दूसरी बार सरकार आई है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपने किसी लोकतांत्रिक इतिहास में संघीय ढांचे के अंदर ये कभी सुना है कि प्रदेश की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है ऑफिसर्स की, उनकी कमांड एंड कंट्रोल अगर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होगा तो वो उनसे काम कैसे लेगा? यहाँ तो भय बिन प्रीत ना होए गोपाला की स्थिति है। और जब उनकी जो प्रीत और जो भय है वो सारे का सारा एलजी में समाहित कर दिया आपने कि एलजी ही उनकी पोस्टिंग, फिर आपको प्रदेश सरकार की जरूरत क्या है? आप कहिए ना, आप हिमाकत कीजिए और कहिए कि दिल्ली में सरकार की जरूरत नहीं और चला लीजिए एलजी से, पहले भी तो चलता ही था ना। और वही सूरत हाल अब आप चुनाव से पहले कश्मीर के अंदर भी कर दिया आपने। वहां पर देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है। कश्मीर में क्या जरूरत है कि आपने जब 370 हटाई तो यूटी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पर वहां पर 30 सितंबर से पहले चुनाव होना है। उसके चुनाव की जब भूमिका बनने लगी तो उस समय होम मिनिस्ट्री क्या कहती है? होम मिनिस्ट्री कहती है कि जो आपके गवर्नेंस के रूल्स हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसमें ये तरमीम कर दी गई है कि ये सारी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है एलजी की अप्रूवल से होंगी। तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं ना वहां भी। क्या तो आप उनको स्टेटहुड देंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 साल का आप कोई भी मैनिफेस्टो उठाइए, वो क्या कहते हैं कि दिल्ली को कंप्लीट स्टेटहुड देंगे, फुल स्टेटहुड देंगे। और ये स्टेटहुड दिया आपने कि वहां पर चुनी हुई सरकार की ताकतें आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी छीन ली। वो केस अब फिर सब्जुडिस थे सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने इस सारे खेल में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का जो भी एक लेवल है, उसमें जो सबसे बड़े पीड़ित कौन है? भुक्तभोगी है दिल्ली की जनता, जिसने एक सरकार चुनी, बड़ी उम्मीदों से चुनी, और उस सरकार को आपने अधिकारहीन कर दिया। और वही खेल आप अब कश्मीर में करने जा रहे हैं। तो जब आपने करना ही ये है, एलजी के थ्रू ही प्रॉक्सी गवर्नेंस करनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स की जरूरत नहीं है ना आपको। जैसे दिल्ली में पूरे देश में मोदी जी हाँकते हैं
ऐसे ही हर एक स्टेट में गवर्नर उनसे कर दीजिए, फिर डेमोक्रेसी की गुंजाइश कहां बची है? ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली ये कहा कि ऑफिसर्स की पोस्टिंग और उसमें दिल्ली गवर्नर का कोई रोल नहीं होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार वाज द वर्ड दैट दे यूज्ड, उसके बावजूद भी एलजी सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर सरकार, आप कहिए ना कि विधानसभा भंग कर दिया, हमें जरूरत ही नहीं, और दिल्ली में जो पहले चलता था फुल यूटी का स्टेटस रहेगा, कहां समस्या है? हिमाकत कीजिए आप। वो नहीं कर रहे, गवर्नेंस को प्रभावित कर रहे हैं अपने ऐसे तरीके से कि आम आदमी पार्टी फेल दिखे। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो ग्रास रूट पे स्ट्रक्चर है, खासतौर पे पिछली 2 बार से जो उनको इतना जबरदस्त जनादेश मिला है, उसके बाद बीजेपी को ये समझना पड़ेगा। और इस बार तो आपने देखा एमसीडी में भी वो जीत के आए और बीजेपी को अच्छी खासी पटकनी दी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी सी भी समझदारी हो और राजनीतिक गैरत हो, तो पॉलिटिकल जो लड़ाई है वो पॉलिटिकली लड़ी जाती है, वो इस तरीके से नहीं लड़ी जाती। दीज आर चीप टैक्टिक्स कि आप किसी के अधिकार छीन लेंगे, आपका उसका ये कर देंगे। तो इस सारे में क्या है कि इसमें भुक्तभोगी जनता है और गवर्नेंस टेक्स द बैक सीट, जिसकी चिंता आज की तारीख में मुझे लगता है कि मोदी जी को नहीं है। मोदी जी को केवल येन केन प्रकरण अपने जो विरोधी हैं उनको सबक सिखाना है, और इस देश की जनता ने कुछ सबक तो उनको सिखा दिया इस लोकसभा चुनाव में। और जो आने वाला अक्टूबर है, इसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में फिर चुनाव, अगले साल दिल्ली में है। मोदी जी तब क्या करेंगे अगर तीसरी बार, अब इस बार फिर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, फिर क्या करेंगे वो? तो ये सोचना चाहिए। आप जब दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं। मोदी जी इसी बात को नहीं समझ पा रहे, तो वो जो हाँकने की प्रवृत्ति उनकी है, उसमें दिल्ली की जनता भुगत रही है। वरना मुख्यमंत्री बाहर हो, उनको सारे अधिकार हो, किस मुंह से तो ये कहते हैं कि हम कंप्लीट स्टेट उठ देंगे, और किस मुंह से फिर विशेषाधिकार छीन लेते हैं जो पोस्टिंग ट्रांसफर का है। और वो एलजी को कैसे दे सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद? लेकिन दिया। तो ये सारी चीजें बेसिकली, और आम आदमी पार्टी इसको जनता के बीच में ले जाने की चैंपियन है। उनको लोकसभा में सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन विधानसभा की जब बात आएगी तो उनका वोट बैंक तो इंटेक्ट है, वो आपने एमसीडी चुनाव में देख लिया। तो बीजेपी को इन जो घटिया टैक्टिक्स है, इनकी बजाय कुछ इफेक्टिव टैक्टिक्स पे आना चाहिए कि उनका अगर कोई जनाधार बढ़ना है तो मुद्दों पर आएगा, डिलीवरी पे आएगा, ना कि केजरीवाल को अंदर दे करके आएगा, ना कि शक्तियां छीन कर आएगा। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलतफहमी में है और उनको फिर मार पड़ेगी दिल्ली में, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और लग रहा है साफ तौर पर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, दिल्ली, तमाम जगहों पर हम देखें भारतीय जनता पार्टी जो करती हुई नजर आ रही है। आप ही के स्टेट में थे अमित शाह और कह रहे थे कि हम जो मुस्लिम आरक्षण है उसको लागू नहीं होने देंगे, और 7.2% मुसलमान है सिर्फ हरियाणा में। तो जो करना आता है, जो उनको स्कूल में सिखाया गया है, जो उनका स्कूल है, वो वही सब ही करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा उनको दूसरी जो सियासत है वो करनी ही नहीं आती है। आखिरी मेरा सवाल आपसे सर्वेश की, अगर आपको, जी मैं आ रही हूँ हेमंत जी, सवाल ले लूं फिर आप अपनी बात कहिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है सर्वेश जी कि अगर आने वाले वक्त में यानी कि 29 जुलाई को, जिस पर आपकी निगाहें लगी रहेंगी आपकी कि आखिर क्या होता है, जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, अगर वो आपके हक में नहीं होता है तो फिर क्या आपको लग रहा है कि आपको किस तरह की उम्मीदें हैं कोर्ट के ऑर्डर से? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आम आदमी पार्टी आखिर सोच क्या रही है? क्योंकि आने वाले वक्त में हरियाणा में भी चुनाव है और उसके बाद दिल्ली में भी है। बुशरा जी, पहली बात तो आपने संघर्षों में देखा ये कि मनीष सिसोदिया जी पिछले 19 महीने से जेल में हैं और किस तरीके के फैसले आए हैं। तो अगर ये पार्टी का मनोबल टूटने वाला होता, हमारी उम्मीदों पे कोई ऐसा शिकन आती, तो आपको समझ में आ जाता। अरविंद केजरीवाल जी कैसे जेल में गए, फिर आए, फिर गए। तो हम लोग तो इसको अपने संघर्ष का एक पार्ट मान रहे हैं। और कोई भी लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक परंपराओं से हम जिस चलते हैं, उसमें न्याय की हर व्यक्ति को उम्मीद होती है। तो न्यायपालिका से हमें उम्मीद है, और न्याय बिंदु जी ने जिस तरीके का फैसला दिया था उसको सबने पढ़ा ही। हेमंत सोरेन जी के जो मामले में फैसला आया उसको सबने पढ़ा ही। एक बहुत ही ऐसे जजमेंट हैं कि जो कई चर्चा में नहीं आ पाए, जैसे एक अंतिम का जजमेंट था जो कि मेरी भी बेल में यूज में आया था, जो इलाहाबाद का एक फैसला था। कई ऐसे जजमेंट्स हैं जो लैंडमार्क डिसीजन है। तो न्यायपालिका के कई टेक्निकलिटीज देखिए, उसमें तो हमें उम्मीद है और उन पर भरोसा ही है, और ये तो सब सामने सामने दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का आपको दिख गया, फुल स्टेट में झारखंड के मुख्यमंत्री थे, किस तरीके से उनको फंसाया। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से
बेल मिली और उस बेल के खिलाफ इनको जाना पड़ा। साफ साफ हमने पहली बार देखा कि किस तरीके से। तो हमें तो पूरी उम्मीद है, हम इसे संघर्ष का पार्ट मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इनको राजनीतिक रूप से बहुत बड़े खतरे की घंटी दिखते हैं, क्योंकि इनको दिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं और कहते हैं कि अगर मोदी की सरकार बन गई तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो ये खुल के बोलने की कोई हैसियत रखते हैं और कोई समझ रखते हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं, और कोई भी उनको काउंटर नहीं करता। और चुनाव ये जीते, सरकार बनी इनकी टूटी फूटी, और फिर भी ये कैसे लग गए हैं पूरे आपको देखने को मिल गया। अगर ये कहीं अपने 400 के आंकड़े पे सरकार बनाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को फुटबॉल बना के कहीं भेज दिए होते, और किसी भी यहाँ वहां से राम श्याम घनश्याम को मुख्यमंत्री बना चुके होते अब तक ये लोग। तो अरविंद केजरीवाल इनके लिए खतरा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो इस स्वस्थ लोकतंत्र में और देश में एक विकास के चेहरा भी है, तो हम लोग की उम्मीद है। और आम आदमी पार्टी अभी भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह जी हैं, जो इस पूरे मामलों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, आगे फ्रंट पे हर एक चीज में है। संदीप पाठक जी कैसे संगठन की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को ऊपर वाले ने ताकत दे रखी है। हम सच्चाई और ईमानदारी से लड़ते हैं तो हम हर एक तरीका ढूंढ के ले आते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से नुकसान आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं, नुकसान आम आदमी पार्टी का नहीं हो रहा, दिल्ली की जनता का हो रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री को आप इतने दिनों तक जेल में बंद करके रखे हैं, आप मुख्यमंत्री के पर कतरने में वो जेल में है और पर कतरने में लगे हुए हैं। उस एलजी की आप सोचिएगा, उस एलजी साहब की एक नेक कारनामा, पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी जेल से बाहर थे तो उन्होंने चुनाव से लेकर, मेयर के चुनाव से लेकर हर एक फैसला खुद ही ले लिया। हमने बार बार कहा कि देखिए ऐसा कभी नहीं होता, उसमें मुख्यमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है, बाकायदा नियम है। हम कोर्ट गए, नहीं माना उन्होंने। इस बार मुख्यमंत्री जब जेल में है तो एलजी साहब कह रहे नहीं तो मैं तो फैसला केजरीवाल साहब से पूछ के सलाह से ही लूंगा। तो बहुत दिनों से मेयर का चुनाव ही नहीं करा रहे। तो ये लोग लोकतंत्र को मानने वाले नहीं है, ये नियम कानून को मानने वाले नहीं है। इन पूरे जो भक्तों की ये जो फौज है, जो पूरे देश में 10 साल में इन्होंने एक मूर्खों का नैरेटिव, एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा है जो हर जगह इन्होंने जो नफरत फैलाई है, हर जगह जो अनपढ़ों की जमात खड़ी की है, इसको खतरा है। और ये देखिए हर जगह दिखने लगा है। इस पार्टी ने इस देश का जो माहौल खराब किया है वो हर जगह दिख रहा है। हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन में दिखेगा, लोगों की समझ में दिखेगा। लोग धर्म पे बात करिए, कैसी बेवकूफ़ी की चर्चाएं करेंगे। लोग शिक्षा पे बात करिए, कई ऐसी चर्चाएं करेंगे। और इनकी फैक्ट्री है नागपुर वाली, और एक ही फैक्ट्री से चल के आती है। और इसी को खतरा है अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं बजरंगबली का आशीर्वाद लेके और कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से जब मैं आपको मुकाबला करूंगा, तो इनकी चुप्पी बन जाती है, ये गायब हो जाते हैं। तो इनके लिए अरविंद केजरीवाल जी हर तरफ से खतरा है, और इसलिए चाहते हैं कि उनको ये कैसे रोके। लेकिन जो आदमी इतना विजनरी हो, जिन्होंने हर एक वक्त एक अच्छे सोच समझ के साथ फैसला लिया और दिन रात राजनीति करते हैं, उनको हराना, उनको पीछे करना मुश्किल है। वो जेल में रहे या जेल के बाहर रहे, वो जेल में है तो भी मुख्यमंत्री है, जेल के बाहर आएंगे तो भी मुख्यमंत्री रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही का दौर है, इसको खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया और पूरी पार्टी उसी पे काम कर रही है। और हम लोग इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हम खत्म करके रहेंगे इनकी तानाशाही। चलिए, आगे देखने वाला वक्त होगा। जाहिर सी बात है, एक पार्टी का कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए जिनके ऊपर इस तरह के तमाम इल्ज़ाम लगे हों, जिनके तमाम बड़े नेता या तो जेल में हो या फिर किसी न किसी तरीके से केस में फंसे हुए हों, वो सब हम देख रहे हैं हमारे सामने है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों का ये कॉन्फिडेंस होना, ये आपकी पार्टी को ऑक्सीजन देने का ये काम करेगा, ये साफ तौर पर लग रहा है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे हेमंत जी, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। बुशरा जी, आपने जो हरियाणा वाला इशारा किया, मैं उसकी तरफ बात कर रहा हूँ। जब आपने उसका रेफरेंस दिया कि किस तरीके से हरियाणा जैसी स्टेट में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, वहां पे अमित शाह बाज नहीं आए। उन्होंने वही अपना पुराना वो जो हिंदू मुस्लिम का वहां करने की कोशिश की कि आरक्षण छीनकर ओबीसी का और मुस्लिम्स को दे देंगे। अमित शाह जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने आंध्र प्रदेश में टीडीपी जिन्होंने वायदा किया है कि 4% हम आरक्षण मुस्लिमों को देंगे, तो क्या उन्होंने उनको रोक दिया क्या? या अपने एलाई से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया क्या? या उन्होंने उनसे अलायंस अपना तोड़ लिया क्या? तो जो उनके साथ है उसका 4% मुस्लिम आरक्षण ठीक है। ये सामने देख रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम 4% देंगे, और हरियाणा में जिसका कोई जिक्र नहीं है, किसी मैनिफेस्टो में नहीं है, कोई बात नहीं है,
और हिंदू मुस्लिम कोई इशू नहीं है, उसके बावजूद भी देश का गृह मंत्री आकर के अहिरवाल में आकर के ये बात कहता है, ये कैसा लगता है आपको? और दूसरी बात, वहां पर उन्होंने क्या कहा कि जो ये सारा कुछ हो रहा है उसके बैकग्राउंड में देखिए आप, पिछले साल आपको याद होगा कि किस तरीके का एक माहौल बनाया गया हिंदू मुस्लिम का, जब एक यात्रा के जरिए वहां पर जो पूरा लैंड ऑर्डर और सारा पीस थी वो डिस्टर्ब हुई। अब फिर वही ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा चलाने की कोशिश की जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी लैंड ऑर्डर को मेंटेन करती है या लैंड ऑर्डर को खुद ही चैलेंज करती है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन बातों के कोई मायने नहीं है। हरियाणा में कोई चर्चा नहीं कर रहे तो उसको अननेसेसरी इन्फ्लेट कर रहे कि ये देंगे, जबकि किसी ने नहीं कहा। और चंद्रबाबू नायडू जो उनके खुद के सहयोगी हैं, वो सरेआम उनके मैनिफेस्टो में है, उन्होंने लगातार कहा है, उसके बारे में ना जी कोई मोदी जी बोलते हैं और ना अमित शाह बोलते हैं। ये इनका जो दोगलापन है प्रचार का भी और लोगों को बांटने का, ये अपने आप में कितना शर्मनाक है, ये भी देश को देखना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है और देश देख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सर्वेश जी आपका भी, हेमंत जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। 7 बजे आप जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में रोज की तरह। नमस्कार।